हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज एडिशन फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो बच्चों इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, अर्धवृत्ताकार रेती। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार रेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। तो बच्चों जो कुचालक प्रतिरोध होता है उसकी इकाई जो होती है मेगा ओम में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? अभ्रक, यूरेका, तांबा, मैंगानीन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? अभ्रक बिल्कुल सही है। अभ्रक का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। थर्मल कोफिशिएंट जो होता है आपका निगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको परिपथ दिया है और उसमें पूछ रहा है, इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है और उसमें 15 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। अब पूछ रहा है आपसे कि इस R2 की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये समांतर परिपथ है तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? भिन्न भिन्न होगी। तो क्या कह सकते हैं? लिख सकते हैं I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या होगी? अब देखिए टोटल करंट आपको कितनी दी है? 15। ठीक, अब यहाँ पे क्या सकते हैं? V/R1 होगा और V/R1 की वैल्यू क्या दी है आपको? 8 दी है। इसी तरह V/R2 होगा तो V/R2 मतलब V आपको दिया है V/R2 की वैल्यू आपको निकालनी है और V/R3 होगा। R3 वैल्यू कितनी दी है? 3 ओम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 15 हो गया। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए। V की वैल्यू कितनी है? 24 दिख रही है आपको, तो 24/8 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 24/R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, ये 24/R2 हो जाएगा और ये 3 छंग 18, 3 9 24। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 11। तो 11 प्लस 24/R2, तो 11 में से 15 में से 11 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? ये बचेगा आपका 4 और जगह 24/R2। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 24/4, तो 4 छंग 24। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा आपका? देख सकते हैं। तो कितना आंसर आया आपका? 6 ओम आंसर आपका आएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही है? 6 ओम आपका बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देख लीजिए जैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? धारा समान बनी रहेगी, पूर्ण परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपका सर्किट ओपन रहता है तो उसमें क्या होता है, सर्किट जब ओपन होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज आपको मिलेगा और धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, अर्थात करंट की वैल्यू 0 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता की इकाई क्या है? महो, ओम, ओम मीटर, ओम पर मीटर। देखिए चालकता जो होता है, चालकता को हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये 1/r होता है, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, ओम आर की वैल्यू क्या हो गई, यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। तो इसको उल्टा कर देते हैं तो हम लोग लिख देते हैं महो। तो चालकता की एक इकाई हो गई महो और दूसरी इकाई होती है साइमन। क्या होती है? साइमन। अगर आपको साइमन भी दे दिया, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर आपको महो और साइमन दे दिया तो दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे। फिलहाल यहाँ पे साइमन नहीं दिया है, महो दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? महो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपत्रित कर दिया जाए? ये AB आपका दिया है, इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या होगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा के समान रहेगी। देखिए क्या होगा कि जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है बच्चों, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है, और करंट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट हो जाती है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम पर सीएम, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, और माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसकी यूनिट क्या होती है? RA/L से ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए R की वैल्यू क्या, यूनिट क्या हो गई? ओम हो गई, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर मीटर, तो कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा आपकी यूनिट क्या निकल के आई? ओम मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? ओम मीटर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि 3 इंडक्टर L1, L2, L3 सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? L इज इक्वल टू L1 इंटू L2 इंटू L3, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। चौथा ऑप्शन दिया L इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। तो बच्चों इसमें आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। अगर इनको हम पहले में जोड़ेंगे तो इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 1/L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। परमेंस की इकाई है। देखिए परमेंस क्या होता है? ये चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे परमेंस होता है, ठीक है। तो परमेंस की इकाई पूछ रहा है।
एम्पियर टन, एम्पियर टन आपका वेबर पर एम्पियर टन, एम्पियर टन पर वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए एम्पियर टन जो होता है आपका, ये आपका हो गया एमएमएफ की यूनिट, ये एमएमएफ की यूनिट हो गई। और वेबर पर एम्पियर टन जो होगा ये आपका परमेंस की यूनिट हो गई। किसकी? परमेंस की यूनिट। और वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी की होती है, बी की वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। तो आपका बी आपका बिल्कुल सही है, वेबर पर एम्पियर टन, वेबर पर एम्पियर टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए मैग्नेटिक सर्किट में समान शब्द क्या है? रिलेक्टिविटी, परमेंस, रिलेक्टेंस, परमेबिलिटी। देखिए वहाँ पे आपका चालकता जो होती थी वो क्या होती थी? किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती थी जिसके कारण करंट उसमें आसानी से फ्लो हो जाती थी। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? फ्लक्स को स्थापित करने में कौन मदद करता है? परमेंस करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल है लकड़ी, निकेल, प्लैटिनम, मैग्नीज। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? लकड़ी। लकड़ी आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला, वेबर, वेबर पर मीटर, एम्पियर टन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? टेस्ला। टेस्ला जो होती है यूनिट जो होती है फ्लक्स डेंसिटी की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। क्यों? देख सकते हैं आप। भंवर धारा का फॉर्मूला क्या होता है? भंवर धारा फॉर्मूला होता है W = KE B max का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो F है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ, प्लेटों की मोटाई। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? प्लेटों का क्षेत्रफल। देखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस C = होता है ε0A/d। सो आपका जो C की वैल्यू होगी, ठीक है, धारिता की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्लेटों के मध्य की दूरी के D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? प्लेटों का क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसस्टेंस की इकाई क्या है? महो, ओम, हेनरी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? महो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला रिएक्टिव पावर निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL तथा लाइन करंट IL है? देखिए यहाँ दिया है P = √3 VL IL cos phi, P = 3 VP IP cos phi, P = √3 VL IL cos sin phi, और P = √3 VL IL cos VL। ठीक है, तो बच्चों आपका रिएक्टिव जो पावर होती है इसका फॉर्मूला होता है P = √3 VL IL sin phi। ठीक है, और जो आपकी रियल पावर होती है ये आपकी रियल पावर होती है, ये आपकी रियल पावर होती है। दिस इज योर रियल पावर, ये आपकी रियल पावर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कनेक्शन में VL तथा IL के बीच संबंध होता है। VL = √3 VP, VL = VP, VP = √3 VL, VP/VL = √2। तो आंसर क्या होगा आपका? VL = √3 VP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर पावर फैक्टर क्या है? 0, 1, 0.5, 0.8। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? वो 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यावक्री एसी के लिए केएफ का मान होगा 1.11, 1.414, 1.732, 1.892। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? पहला बिल्कुल सही है, 1.11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी समांतर परिपथ में इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? रिएक्टेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, सब्सटेंस। तो क्या आपका ये आंसर सही है? सब्सटेंस जो है आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? जब एक्सएल का मान एक्सी से बड़ा हो, एक्सी का मान एक्सएल से बड़ा हो, एक्सएल का मान एक्सी से बराबर हो, नन। तो देखिए जब क्या होता है, रिजोनेंस की कंडीशन आती है कब होती है? जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होता है, या कह सकते हैं कि 2πfl 1/2πfc के बराबर होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है? 2π√LC। तो इस फ्रीक्वेंसी, ये जो आपकी क्या होती है, ये आपकी अनुनाद फ्रीक्वेंसी होती है, अनुनाद आवृत्ति होती है। तो जब एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। और जो अनुनाद की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है FR = 1/2π√LC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है लक्स, ल्यूमेन, कैंडिला, स्टेरेडियन। तो आपका कैंडिला आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंतु लैंप का कारकाणी तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है लक्स, ल्यूमेन, कैंडिला और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आंसर इसका आपका क्या है? ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलाकार सतह का ठोस कोण का मान होगा 6π, 4π, पाई, 5π। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 4π। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड कैथोड लैंप है, कोल्ड कैथोड लैंप है हैलोजन लैंप, नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, मर्करी वेपर लैंप। तो आपका आंसर क्या होगा? नियॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? नीला, हरा, गुलाबी, जामुनी। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीपन का मात्रक होता है लक्स, कैंडिला, स्टेरेडियन, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछे तो आपका होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध है। E1 इज इक्वल टू V1, E2 इज इक्वल टू V2। E1 का मान V1 से बड़ा है, E2 का मान V2 से बड़ा है। V1 का मान E1 से बड़ा है, E2 का मान V2 का मान E2 से बड़ा है। E1 इक्वल टू V2, E2 इज इक्वल टू V1। तो बच्चों आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। E1 बराबर होता है V1 के और E2 बराबर होता है V2 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? रिंग कोल्ड ट्रांसफार्मर, फेरेट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। तो आंसर होगा आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट आयरन, रोल्ड स्टील, कॉपर एलॉय, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करेंगे? अनुपात परीक्षण, आवेश परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण। देखिए क्या होता है कि जो हम लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं वो क्या लिखते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से निकालते हैं, और जो आयरन लॉस निकालते हैं वो ओपन सर्किट टेस्ट से निकालते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? लघु परिपथ परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? अधिक हानियां, वजन में भारी, एक खराब वोल्टेज रेगुलेशन, सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? चौथा सही, सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों हमारे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को आप पढ़ते रहिए। इसी में से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? स्टील 97%, सिलिकॉन 33%, सिलिकॉन 3%, स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? स्टील जो है 90% होता है, सिलिकॉन 10% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन। बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखें, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, सेकेंडरी वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, अधिकतम दक्षता के लिए लोड करें। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? इसमें दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। तो आज बच्चों मैंने आपको 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, जो कि मेरा मॉडल नंबर 11 था। इसी कड़ी में मैं आपको मॉडल नंबर पेपर 12 भी बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और प्लीज़ आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें। थैंक यू।